शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। मोदी सरकार और आरएसएस ने आज अपने विरोधियों पर तगड़ा पलटवार किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि असहनशील हमारा समाज नहीं बन रहा है, बल्कि वो लोग असहनशील हैं जो देश में माहौल को खराब बता रहे हैं। जेटली के मुताबिक सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले वही लोग हैं जो हमेशा से बीजेपी की विचारधारा के विरोधी रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री मोदी इन लोगों की असहनशीलता के सबसे बड़े शिकार हुए हैं। जेटली के मुताबिक भारत का समाज अब भी सबसे उदार है और सामाजिक कलह जैसी कोई बात नहीं है। उधर संघ ने भी आज साफ कहा, देश में सांप्रदायिक घटनाओं को संघ से जोड़ने वाले हिंदुओं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या देश का माहौल खराब बताने की साजिश हो रही है? मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से क्यों डरा रहा है संघ? और क्या मोदी असहिष्णुता के सबसे ज्यादा शिकार हैं? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए मोदी सरकार और आरएसएस का विरोधियों पर पलटवार। बिहार चुनाव के नतीजे तो 8 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले सियासत क्या क्या गुल खिलाएगी कहना मुश्किल है। ये बात इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव के दौरान कुछ ऐसे विवाद सामने आए जिसने सवाल खड़ा कर दिया, क्या वाकई देश का माहौल बिगड़ रहा है या फिर माहौल खराब बताने की साजिश की जा रही है? ऐसी कई घटनाओं को लेकर जब संघ का नाम जुड़ा और जब गहराई में गए तो उसकी असत्यता ही सामने आई है, उसमें कोई सत्य साबित नहीं हुआ है। और इसलिए हम मानते हैं कि यह अनावश्यक रूप से संघ को कटघरे में खड़ा करने का एक षड्यंत्र है। साजिश रच रहे हैं, लेकिन सवाल संघ पर भी है। आखिर संघ को आरक्षण की समीक्षा और मुस्लिमों ईसाइयों की आबादी का डर दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? जो भारतीय मूल के मत पंथ हैं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध आदि, उनका प्रतिशत पिछले 60 वर्षों से लगातार घट रहा है। एक और भारतीय मूल के मत पंथ संप्रदाय के लोग 5% घटे। पंथी चिंतक एक्टिविस्ट कई दशकों से बीजेपी के प्रति असहिष्णुता दिखा रहे हैं। 2002 के बाद से मोदी खुद इसी वैचारिक असहिष्णुता से सबसे ज्यादा पीड़ित रहे हैं। पहली बार पता चला दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल रहा। ऐसे में सवाल उठ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये विवाद सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव में वोट के गणित को साधने के लिए जानबूझकर उठाए गए हैं? अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या देश का माहौल खराब बताने की साजिश हो रही है? मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से क्यों डरा रहा है संघ? और क्या मोदी असहिष्णुता के सबसे ज्यादा शिकार हैं? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से हमारे एंग्री यंग मैन संबित पात्रा, आरएसएस के विचारक, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक राकेश सिन्हा, जेडीयू से मेरे साथ अजय आलोक हैं, और यहां मौलाना सैयद अतर हुसैन दहलवी, चेयरमैन अंजुमन मिनाजे रसूल। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल आप ही से पूछ लूं मैं, दहलवी साहब? बिल्कुल, क्योंकि जेटली जी ने जो कहा बहुत अहम बात कही है। आज आपने देखा अरुण जेटली यानी मोदी सरकार और आरएसएस तगड़ा पलटवार किया। पहले मैं जेटली जी की बात पे आ रहा हूं। जेटली जी कह रहे हैं कि सामाजिक कलह कहां है? कोई सामाजिक कलह नहीं है, हमारा देश उदार है, समाज में सब ठीक ठाक चल रहा है। ये वो लोग हैं जिनको मोदी और बीजेपी कभी स्वीकार ही नहीं थे। वो आज कह रहे हैं देश में माहौल खराब है, माहौल खराब है, एजेंडा उनका है और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये आप बताइए कि वाकई माहौल खराब है? देखिए, मैं तो इसमें अब चूंकि संबित बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आज की तारीख में एंग्री यंग मैन संबित नहीं बल्कि अरुण जेटली साहब हैं। अरुण जेटली साहब के पिछले वो कभी कभी डिफेंस करते हैं, वो मतलब वकालत उनकी इतनी ज्यादा डिफेंस में पहुंच जाती है कि आपको याद होगा कि पिछली बार जब कलेजियम यानी जजों की नियुक्ति की बात हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, उसके बाद भी उन्होंने एक ऐसा लेख लिखा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा था कि अपनी मर्यादा आपको याद रखनी चाहिए। आज भी उन्होंने कहा, पहले इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि देश में कहीं भी धार्मिक कला तो नहीं है। नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल, मेरी सुन लीजिए पूरी बात। हाँ, एकदम मेरे मुंह धार्मिक कहा, सामाजिक चीजों पर कहीं ना कहीं जो असहिष्णुता बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं देखिए, मोहन भागवत जी का जो बयान दशहरे के दिन आया, बड़ी उम्मीद के साथ मैंने पूरा बयान उनका सुना, लेकिन उस बयान के फौरी बाद रांची का ये जो कुछ प्रस्तावना आई है, वो कहीं ना कहीं संघ के दशहरे के उस बयान को और इस बयान को कहीं ना कहीं भिन्न करती है। भाई, जो लोग ये कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों का जीना दुभर हो गया है, माइनॉरिटी सांस नहीं ले पा रही हैं, घर से डर के निकलती हैं, माहौल एकदम बिगड़ा हुआ है, खराब है, पुरस्कार लौटाए जा रहे हैं, तमाम तरह मीडिया में आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। मैं पूछ रहा हूं, क्या वाकई देश में माहौल इतना खराब है, या जेटली जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं हमारा समाज एकदम बढ़िया है, उदार है और देश में सब ठीक चल रहा है? देखिए मानक, 2-3 चीजें हैं।
कहीं ना कहीं ऐसा माहौल लोगों में भय, अब वो भयभीत किस दो चीजें हो रही हैं। एक तरफ मैं समाजों के नाम नहीं लूंगा, एक तरफ एक समाज को भयभीत किया जा रहा है, दूसरी तरफ दूसरे समाज को भ्रमित किया जा रहा है। किसने क्या कहा मुझको नहीं मालूम। मैं सीधी एक बात, यहां सिन्हा साहब भी बहुत ही अच्छे हमारे समझता कि इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा जिसमें नरेंद्र मोदी की जम के तारीफ की और कहा वो उसूल पसंद आदमी है। आखिर में 2 लाइन में वो लिखता है कि जब माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचते हैं तो उनके मेनू के लिए ओबामा फैमिली इस चीज का ध्यान रखती है कि नवरात्र में उनको क्या खिलाया जाए। लेकिन फिर वो उनसे सवाल करता है क्या बात है, वो कौन सा टॉलरेंस आपके खत्म होता जा रहा है कि आपकी सरकार के अंदर वो वही तो वो खत्म हो गया। सिर्फ प्रोपेगेंडा है। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं, वो यही प्रोपेगेंडा नहीं कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा इन लोगों ने ऐसा खड़ा कर दिया है जो बिहार इलेक्शन को देख के खड़ा किया है। प्रोपेगेंडा नहीं है, कहीं दुनिया भर में पहुंच गया है। साध्वी प्राची, आदित्यनाथ, साक्षी महाराज जितने बयानात आए हैं, तो मतलब उनका मैं ये नहीं कह रहा वो मान रहे? हिंदुओं के बयानात थे, मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि ये वैचारिक संघर्ष जो है बीजेपी और संघ के बीच में है, समुदायों के बीच में नहीं है। डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिए। डॉक्टर पात्रा, आपने सुना देहलवी साहब साफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन लोगों के इन बयानों का असर तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। भय है, भय और भ्रम दोनों हैं, भय और भ्रम दोनों है। देखिए, मैं आपको बड़े स्पष्टता के साथ उत्तर दूंगा। नंबर 1, ये जो सुबह से शाम तक कहा जा रहा है, आजकल एक टर्म चल चुका है कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, मतलब बहुत दूषित हवा हो गई है और हमारा गला घोंट दिया जा रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। मानक जी, आप बताइए, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में मीडिया जो 4th पिलर है, मैं मानता हूं आजकल मीडिया का इतना बड़ा रोल है कि अगर देश का माहौल बदलता है तो उसका पहला प्रतिबिंब मीडिया पे पड़ता है। आप खुद बताइए, सुबह 6 बजे टीवी ऑन करिए, रात के 12 बजे तक हम टीवी देखते हैं, पानी पी पी के सब लोग मोदी जी को, आरएसएस को, बीजेपी को कोस रहे होते हैं। ये गला घोंटा जा रहा है या उनका गला घुटा हुआ है, आप बताइए। जो सांस नहीं ले पा रहे हैं, जो हवा नहीं ले पा रहे हैं, वो सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मोदी जी ऐसे हैं, बीजेपी वैसी है, संघ बुरी है, 24 घंटे ये बोल रहे हैं और इनका गला घोटा हुआ है। गला हमारा घोटा जा रहा है, गला घोटने का प्रयास हमारा किया जा रहा है और बहुत ही एकदम गुरिल्ला वॉर की तरह किया जा रहा है। जो लोग जाके पहले बनारस में मोदी जी के खिलाफ कैंपेन करते थे, उससे पहले जिन लोगों ने यूएस को चिट्ठी लिखा कि भैया मोदी जी को जो है आप वीजा मत दीजिए, वो लोग जब देख रहे हैं कि भारत की जनता ने मोदी जी को पसंद किया और प्रधानमंत्री बनाया, तब उन्होंने सड़क पे उतर के गुरिल्ला वॉर आरंभ किया है कि अवार्ड वापस कर दो और हिंदुस्तान का नाम विदेशों में भी खराब करने का प्रकरण करो। ये स्पष्टता है। दूसरी बात, आप देखिए, ये संघ ने या किसी ने हिंदू मुस्लिम पे डिस्कशन किया जनसंख्या को लेके, ये तो बहुत ही अन्यथा वाली बात है। मैंने वो पूरा प्रारूप देखा है, राकेश जी बैठे हैं, वो उसका उत्तर देंगे। मगर आप देखिए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 में बनी थी, उसमें बड़े स्पष्ट रूप से भारत सरकार ने कहा है कि 2045 तक, 45 तक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन करना है और पॉपुलेशन के ऊपर डिस्कशन करके एक डिसीजन पे पहुंचना है। अब एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस वो पॉपुलेशन पे डिस्कस नहीं कर सकती है। डेमोग्राफी, जो कि डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्या उस पे डिस्कशन, जो कि 3rd D है, वो नहीं होना चाहिए? डॉक्टर पात्रा, डेमोग्राफी पे डिस्कशन हो जाएगा तो यहाँ देश में सब कुछ खतरा हो जाएगा। डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड, आप जो ये आबादी वाली बात कर रहे हैं, इस पर मैं डिटेल में बाद में आऊंगा, लेकिन मैं वापस अरुण जेटली जी के बयान पे आ रहा हूं। आपके हिसाब से जो अरुण जेटली कह रहे हैं, आप उससे पूरी तरह से सहमत हैं? बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे आप मेरे प्रोग्राम पे ये कह रहे हैं, देश में माहौल बिल्कुल ठीक है, कोई सामाजिक कलह नहीं है, किसी माइनॉरिटी के मन में कोई भय नहीं है, इंटॉलरेंस जैसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं, माहौल खराब है, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो अरुण जेटली जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। जिन लोगों के जो वैचारिक आका थे, जब उनको मालूम पड़ा कि उनके वैचारिक आकाओं का पतन हो चुका है और उस विचारधारा का भी हाल फिलहाल में किसी प्रकार का प्रादुर्भाव नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक रूप से पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना है। मैं हमेशा कहता हूं, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो थोड़े देर के लिए भी अगर सत्ताच्युत होती है, सत्ता से बाहर आती है, तो उसकी हालत जल बिन मछली वाली हो जाती है। ठीक है डॉक्टर पात्रा, कांग्रेस का कोई मेहमान मेरे इस शो पर नहीं मिलता है। उन्होंने अपनी मर्जी से इस डिबेट में कोई मेहमान नहीं भेजा है, यह भी मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं। इसीलिए मैं अजय आलोक आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, 1 सेकंड में आपके पास लौटूंगा, मैं आऊंगा 1 सेकंड में आऊंगा। अजय आलोक, क्योंकि संबित पात्रा ने आपकी तरफ इशारा किया है और अरुण जेटली का बयान बहुत साफ है। उन्होंने साफ साफ यह कहा है
कांग्रेस और वाम विचारधारा के तमाम चिंतक और एक्टिविस्ट इसमें शामिल हैं जो देश में माहौल खराब बता रहे हैं। कई दशकों से बीजेपी के प्रति वैचारिक असहिष्णुता ये लोग दर्शा रहे हैं, और अब जैसे संबित पात्रा कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं बाय अदर मीन्स, यानी आपकी तरफ भी उंगली है, आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अजय आलोक। शिवसेना के साथ सरकार हमारी है। शिवसेना ऐसा क्यों कह रही है? मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार हम चला रहे हैं। मुफ्ती साहब के बयान क्यों आते हैं? अकाली दल के बयान क्यों आते हैं पंजाब से? क्या वो हमारे साथ हैं? कांग्रेस और वाम दलों की विचारधारा क्या एक है? क्या ये कहना चाहते हैं कि ये इतने बड़े हो गए इनका इसलिए सब कोई गला घोट रहा है कि कांग्रेस और वाम की विचारधारा एक हो गई, और सत्ता में रह के अगर ये अपना गला घुटवा रहे हैं तो इनसे बड़ा दोषी कौन है? अब मुझे 2-3 बातें बताइए जरा लाइन से। प्रधानमंत्री अपनी रैली में कहते हैं कि नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दरबारियों को बैठा के मजाक उड़ाते हैं। अभी मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कह रहे थे, मीडिया के लोगों को दरबारी कहना क्या शोभा देता है प्रधानमंत्री को? दूसरी बात, बिल्कुल आप एक पर एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी की सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आता है तो अरुण जेटली कहते हैं ये बिल्कुल बर्बर कार्रवाई है बाय अनइलेक्टेड पीपल, टायरनी ऑफ द अनइलेक्टेड। क्या ये शोभा देता है? उसके बाद पार्लियामेंट में कभी डिबेट में बैठते नहीं है, पार्लियामेंट में डिबेट करते नहीं है। सरकारी दल होने के नाते इनकी जिम्मेदारी है कि हाउस चले, तो हाउस चलने की कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। तो और ये लगातार जो सम्मान जब लोग लौटा रहे हैं तो उसमें लोगों की भावना दर्शाई जा रही है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है उनकी, तो उस पर कहते हैं कि ये कांग्रेस अवाम के विचार के लोग हैं। भाई वैज्ञानिक कब से कांग्रेस अवाम पंथ के हो गए? साहित्यकार को आपने कांग्रेसी वामपंथी बना ही दिया, वैज्ञानिकों को भी बना ही दीजिए। अजय आलोक वाले भी पुरस्कार अरुण जेटली कह रहे हैं 2002 के बाद से मोदी जी खुद फंक्शनिंग है। 2002 के बाद से मोदी जी खुद इसी वैचारिक असहिष्णुता के सबसे ज्यादा पीड़ित रहे हैं। जो देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं उस पर कह रहे हैं पहले संसद में, जैसे आप कह रहे थे, संसद में अड़ंगा डाला, कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ इशारा है, सुधार नहीं होने दिए सिर्फ इसलिए कि सरकार बैकफुट पे आ जाए, उसे क्रेडिट ना मिल जाए, और अब कह रहे हैं अब देखिए सामाजिक कलह का माहौल बताकर और सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। 2002 से अगर इतने वैचारिक असहिष्णुता का वो शिकार हो रहे हैं तो आप ये बताइए मुझे कि ऐसा व्यक्ति फिर देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होने का दावा कैसे करता है? ऐसा व्यक्ति विदेशों में लोकप्रिय होने का दावा कैसे करता है? इनकी बातों में समानता नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि मोदी जी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, उसके कहते हैं कि वैचारिक असहिष्णुता का सामना कर रहे हैं मोदी जी। अरे आपकी हरकतें ऐसी हैं। आपने मंत्री किन लोगों को बनाया है? आपके गिरिराज सिंह कहते हैं कि हर एक के शरीर में जिन्ना का प्रवेश हो गया है। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के से राय से इत्तेफाक नहीं रखेगा, जो उनके वोट नहीं देगा, उसके शरीर में जिन्ना प्रवेश कर जाता है। ठीक है ठीक है अजय आलोक, ठीक है। ये तो एक सेकंड राकेश जी, आपका भी कमेंट में साथ अगर आप जनता में जाएंगे, ठीक है तो अजय आलोक, ठीक है। डॉक्टर पात्रा एक सेकंड राकेश जी, मैं डिटेल में आपके पास आऊंगा बाद में, क्योंकि जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, जो आरएसएस ने मुद्दा उठाया है कि मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, सरकार को कुछ करना चाहिए, लेकिन पहले मैं आपसे इस पे कमेंट चाह रहा हूं। राकेश जी, अरुण जेटली कह रहे हैं देश में सब ठीक है, हमारा समाज उदार है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं जो लोग माहौल खराब बता रहे हैं ये उनकी साजिश है। राकेश जी, देखिए, दो दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया, एक फोटोग्राफ, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में, कॉलेज आवर में मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ रहे थे। मुझे खुशी हुई। कॉलेज आवर है, सामान्यतः सरकारी कॉलेजों में, सरकारी संस्थाओं में उस दौरान में सरकारी संस्थाओं में धार्मिक गतिविधियां नहीं होती हैं, लेकिन वो नमाज पढ़ रहे थे। मैं एक दिन एयरपोर्ट पे था तो वहाँ मुस्लिम नमाज पढ़ रहे थे। मैंने ईसाइयों को देखा संडे को हर जगह अपनी धार्मिक गतिविधियों को करते हुए। अब मुझे बता दीजिए कि दो बार की घटनाएं घट रही हैं जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। वो 2-4 दुर्भाग्यपूर्ण कलंक है सिविल सोसाइटी पर, मैं कह रहा हूं। संघ ने आज निंदा की है और पूरा 125 करोड़ जनता खड़ी है। हम हत्याओं के ऊपर, घटनाओं के ऊपर ना बटें। मैं इतना कहना चाहता हूं कि लेकिन उन बातों को लेकर पूरे भारत की छवि विदेशों में खराब कर देना कितनी शोभा देती है। देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल हो सकता है कोई और प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन भारत को तो रहना है। एक और मैं बात यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, जब जब दिल्ली में सरकार बदलती है, मुझे पूरा करने दीजिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात, ऐतिहासिक बात है। जब जब दिल्ली में सरकार बदलती है और संघ समर्थित सरकार आती है, तब तब क्या होता है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। 1968 में 8 राज्यों में सरकारें बदली, जनसंघ समर्थित सरकारें आई, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी भी थी, जिससे अजय आलोक जी जुड़े हुए हैं। तो दिल्ली में एक सांप्रदायिकता विरोधी सम्मेलन हुआ, सुभद्रा जोशी की, इसी प्रकार के बुद्धिजीवी सब शामिल हुए, सैकड़ों बुद्धिजीवी शामिल हुए। जयप्रकाश बाबू को कहना पड़ा
कि आप सम्मेलन सांप्रदायिकता के खिलाफ कर रहे हैं कि आरएसएस के खिलाफ कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण उसके मुख्य अतिथि थे और उन्होंने कहा कि सम्मेलन की प्रोसीडिंग्स को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सम्मेलन सांप्रदायिकता के खिलाफ नहीं, आरएसएस के खिलाफ हो रहा है। एक दूसरी घटना सुन लीजिए, 77 में सरकार बदली, जनता पार्टी की सरकार बनी, 78 में फिर सुभद्रा जोशी जग गई। ये तमाम नेहरूवादी वामपंथी इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठा हुए, दिल्ली में सम्मेलन हुआ, सांप्रदायिकता विरोधी सम्मेलन दूसरा। तब लोग, रघु ठाकुर एक सोशलिस्ट थे मध्य प्रदेश के, जम के संघ की आलोचना की। बता रहे हैं आज जो देश में हो रहा है उसी का एक्सटेंशन बता रहे हैं। नेता जेडी आए, खड़े हो गए, मेरी इसे पूरा करने दीजिए। जेडी साहब ने कहा कि पिपली में, तुर्कमान गेट में, मुजफ्फरनगर में गोलवलकर नहीं थे, इमरजेंसी आरएसएस ने नहीं लगाया। आरएसएस को बेवजह आप आरोपित मत कीजिए, ये सीपीएम के नेता ने कहा। तो मेरा कहना है कि यह सुनियोजित प्रयास उस फैक्ट्री से हो रहा है। 60 साल की सरकार में जो जिस फैक्ट्री से जो इंटेलेक्चुअल्स पैदा हुए, जो राज्य का प्रश्रय लेते रहे, आज वो संघ को हजम नहीं कर पा रहे हैं, प्रश्रय छीनता जा रहा है, व्यवहार लौटाएं। उनकी परीक्षा की घड़ी है, वो अपनी ताकत देख लें, अपनी कलम की ताकत देख लें, क्योंकि उनकी कलम की स्याही जो है वो सरकारी स्याही है। यदि वे प्रेमचंद होते, हजारी प्रसाद द्विवेदी होते, महावीर प्रसाद द्विवेदी होते, तो हम उनसे डरते। लेकिन देहलवी साहब आपसे सहमत नहीं दिख रहे हैं। सहमत नहीं, उसमें जो एक वो कह रहे थे कि वो जहां भी जा रहे हैं वो देख रहे हैं, एक का पर्दा हम उठाने के लिए तैयार हैं। खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं। राकेश जी के मुताबिक नैतिकता पर बहस कर लें, एयरपोर्ट पे भी वो देख रहे हैं। वो नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल राकेश जी, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि भारतीयता के अंदर जो सहनशीलता है वो विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, मजार हो, मंदिर हो, ये हमारे अंदर, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ संक्षेप में 2 बातें कहना चाहता हूं, राकेश जी के माध्यम से संबित से कहना चाहता हूं। देखिए, सरकार बनी, सरकार इसलिए नहीं बनी थी कि मंदिर मस्जिद कमंडल या ये बीफ ये इन पर नहीं थी, सरकार बनी थी विकास के नाम पे। 3 चीजों को बिल्कुल संक्षेप में कह रहा हूं। आप जब पलटी मारते हो तब तक लोग आपके साथ और मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आपकी एफडीआई पर राय कुछ और थी, आज आप एफडीआई पे किसी और राय पे आ गए। मैं छोटा सा उदाहरण देके बात सुनिए, सुनिए मत करिए आप देहलवी साहब। यही आरोप मैं अरुण जेटली जी पे बात कर रहा हूँ, अरुण जेटली पे आ रहा हूँ आपके। सुनिए, देखिए मानक, मुझे आपकी तरह लोगों पे यही आरोप लग रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं अरुण जेटली पे आ रहा हूँ खाली। राकेश जी ने जो कहा, ये संबित जो कह रहा है वो मत रखना, जो संघ का वो है। अरुण जेटली साहब की सहनशीलता अरुण जेटली को भी रखनी पड़ेगी। अरुण जेटली साहब से मैं एक बात पूछता हूं, जब एक मौके पे केरला के अंदर इटालियन वनीर ने जो भी कुछ करा था, तो कुछ प्रवक्ताओं ने कहा था कि राजीव गांधी के सालों को बचाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया। मुकदमा लड़ने वाला कौन था? उस व्यक्ति को जब आप अटॉर्नी जनरल बनाते और अटॉर्नी जनरल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में वो हेयरिंग के लिए जाते हैं, तब अरुण जेटली की अस्मिता नहीं जागती है। नहीं, इसलिए अरुण जेटली जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ना इसकी पॉलिटिक्स में पड़ते जा रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं है। मैं सिन्हा साहब से इत्तेफाक करता हूं, माहौल खराब है। मैं राकेश सिन्हा जी की एक बात से इत्तेफाक करता हूं, देश में ऐसा वाकई माहौल खराब है, लेकिन इसमें अरुण जेटली जैसे लोगों को अपने बड़बोलापन पे काबू रखना पड़ेगा। क्या वाकई माहौल इतना खराब है? इतना खराब नहीं है। अगर वो कर रहे हैं तो इन मिनिस्टर्स को भी अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, देहलवी साहब ने बहुत अच्छी बात कही। कह रहे हैं कि ऐसा कोई माहौल खराब नहीं है जितना ये लोग बना रहे हैं, पुरस्कार लौटा रहे हैं। और नहीं, वो नहीं, अरुण जेटली को भी, अरुण जेटली को भी सहनशीलता सबको दिखानी पड़ेगी। सब तरफ होनी चाहिए। ब्रेक ले रहा हूं अजय आलोक, ब्रेक के बाद इसको जारी रखेंगे, समय की नजाकत है, ब्रेक लेना पड़ेगा। डॉक्टर पाता आ रहा हूं ब्रेक के बाद भी आपके पास, और जाहिर है ब्रेक के बाद हम ये सवाल भी उठाएंगे। संघ ने आज एक और फिर से वही मुद्दा उठाया जो उसने पहले भी उठाया है। साफ कहा है कि कई ऐसे जिले हैं हिंदुस्तान में जहां पहले हिंदू ज्यादा होते थे, अब मुसलमान ज्यादा हो गए। इसीलिए एक ऐसी पॉपुलेशन पॉलिसी सरकार को बनानी पड़ेगी कि देश में ये डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ ना जाए। इस छोटे से ब्रेक के बाद जारी है सबसे बड़ा सवाल, देखते रहिए न्यूज़ 24। सबसे बड़ा सवाल, क्या देश का माहौल खराब बताने की साजिश हो रही है? मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से संघ क्या डरा रहा है? और क्या मोदी असहिष्णुता के सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं, जैसा अरुण जेटली कह रहे हैं? इसी पर बहस करने के लिए संबित पात्रा बीजेपी से, आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा, जेडीयू से अजय आलोक, और यहां स्टूडियो में मेरे साथ देहलवी साहब हैं। संबित पात्रा, आप कह रहे थे और जेटली जी भी कह रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो बीजेपी की विचारधारा के प्रति असहनशीलता रखते हैं। तो फिर इसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर, इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, खुद प्रेसिडेंट राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो 2-2, 3-3 बार पिछले 2 महीने में कह चुके हैं कि भैया देश की बुनियाद हिलने मत दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही लोग हैं जो राइटर, साइंटिस्ट, फिल्म मेकर हैं, लेफ्ट विचारधारा वाले हैं, और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनकी निष्पक्षता पर आप सवाल नहीं उठा सकते। संबित पात्रा, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहां तक निष्पक्षता का सवाल है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने अभी रघुराम राजन की बात की।
मैं समझ नहीं पाया बीच में क्या हुआ। वो अजय आलोक कुछ उसमें जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर जोड़ लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं, सॉरी, मेरे ऑडियो में कोई डिस्टर्बेंस था इसलिए। हाँ, नंबर 1 मैं ये कह रहा था, मैं आपसे एक अभी रघुराम राजन जी की बात आपने कही। रघुराम राजन जी ने कहा कि टॉलरेंट माहौल होता है तो इकोनॉमी आगे बढ़ता है। हम तो उनकी बात से बिल्कुल सहमत है, और इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है तभी तो टॉलरेंट माहौल है, तभी तो आज हिंदुस्तान का जो ग्रोथ स्टोरी है वो चीन से आगे चला गया। मात्र 1 वर्ष के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 1 वर्ष के अंदर हम अपने ग्रोथ स्टोरी के साथ चीन से आगे बढ़ गए। अर्थात 10 वर्षों तक जितना टॉलरेंट नहीं था, रघुराम राजन जी के शब्दों के अनुसार 1 वर्षों में ही उतने टॉलरेंट हो गए। दूसरी बात, रघुराम राजन जी ने अभी 1 महीने पहले रेपो रेट कट किया, आरबीआई को जो रेपो रेट होता है वो कट किया। तमाम बुद्धिजीवियों का कहना था कि 25 पॉइंट रेपो रेट कम होगा ज्यादा से ज्यादा, मगर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने 50 पॉइंट रेपो रेट कम किया। और कारण क्या दिया पता है? कारण में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों, मैं ये दिवाली का बम्पर गिफ्ट नहीं दे रहा हूं, एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूं, मैं ये दिवाली का बम्पर बोनस नहीं दे रहा हूं आपको, ये नरेंद्र मोदी जी के पॉलिसीज का नतीजा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में हुआ, जो पॉलिसी पैरालिसिस था वो समाप्त हुआ, प्रोग्रेस हुआ, इस कारण से मैं रेपो रेट को 50 पॉइंट से कट कर रहा हूं। स्वाभाविक रूप से बहुत टॉलरेंट है और टॉलरेंस बढ़ा है, इसीलिए 50 पॉइंट रेपो रेट कट हो रहा है। जहां तक राष्ट्रपति जी का सवाल है, मैं राष्ट्रपति जी को आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए कहता हूं, राष्ट्रपति जी अभी भी और पहले भी अपने हर भाषण में, चाहे प्रणब दा हो या कलाम साहब हो, हर किसी ने कहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्वालिटी है, और ये हम हमेशा दिलाते रहे हैं। हर बात को आप लाके इस माहौल के साथ जोड़ देना। अब आप देखिए, आप एक एक करके बयान उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं उनके बयान का ये मतलब नहीं है, उनके बयान का ये मतलब नहीं है, वो ये नहीं कहना चाह रहे, वो ये नहीं कहना चाह रहे। लेकिन देखिए संबित पात्रा, पॉइंट आप मिस कर रहे हैं फिर भी। जैसे अजय आलोक भी कह रहे थे, सिर्फ वो लोग नहीं है जो राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अवार्ड लटाए, और भी बड़े बड़े लोग हैं, आप उनके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। उन्होंने भी ये बात कही। अरुण शौरी के बारे में फिर मैं और 10 सेकंड लेता, चलिए मैं अभी 10 सेकंड लेता हूं, आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूं। देखिए, अभी 3-4 महीने पहले कलकत्ता में एक 75 वर्ष की नन के साथ एक बहुत बड़ा दुष्कर्म हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। उस समय इसी प्रकार से हम सब पे अटैक किया गया कि इतना इंटॉलरेंस आज तक हिंदुस्तान में नहीं था, ये संघ और बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं। जैसे ही 4 बांग्लादेशी पकड़े गए, सब लोग जाके छिप गए, किसी ने एक बयान तक नहीं दिया। आपको याद होगा, मिसबा कादरी नामक एक मुस्लिम महिला ने कहा कि मैं मुस्लिम हूं इसलिए मुझे बंबई में घर नहीं रहने को मिल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, बिल्कुल सुबह से शाम तक ब्रेकिंग न्यूज चला। हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ गया जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब मुसलमानों को घर नहीं मिल रहा है। जैसे ही सच्चाई शाम को मालूम पड़ी, वो ब्रेकिंग न्यूज का ब्रेक हो गया, वो ब्रेकिंग न्यूज दूर से हट गया, और बाकी जो लोग चिल्ला रहे थे कि हिंदुस्तान का माहौल खराब हो गया, उन्होंने एक बयान नहीं दिया। चर्च अटैक दिल्ली में होता है, दिल्ली पुलिस बाद में कहती है, पता चलता है तफ्तीश के बाद कि ये तो चोरी का मामला था। इतना माहौल बिगाड़ा गया, कुछ फादर जाके वहां पे यूएस में जाके अपनी टिप्पणी देकर आए, ओबामा जी तक को कहना पड़ा कि हिंदुस्तान में टॉलरेंस नहीं है। बताइए, ये जो लोग हैं, इन्होंने हिंदुस्तान के नाम को बदनाम करने का जो ठेका ले रखा है राजनीतिक बेनिफिट के कारण, ये ठीक नहीं है, इसकी निंदा होनी चाहिए। अच्छा चलिए, मैं दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूं अब, जो आज का एक और बड़ा मुद्दा है। आरएसएस ने आज अपने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि भारत सरकार को यह सोचना पड़ेगा 30-40 साल में भारत कितने लोगों का भार सह सकता है, पॉपुलेशन पॉलिसी कैसी हो, घुसपैठियों के कारण हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन जो हो रहा है उससे समाज को कैसे बचाया जाए। राकेश जी, ये इतनी बहुत ही, मतलब आप जैसे कह रहे थे और संबित पात्रा भी कह रहे थे, इसमें गलत क्या है? ये भी इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस नीति के लागू करने में हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन सा धर्म संप्रदाय इस बारे में अपनी क्या राय रखता है। हमारे संप्रदाय में ऐसा है, ये कहने से नहीं चलेगा, राष्ट्रहित प्रमुख है। पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में, कुछ जिले पहले हिंदू ज्यादा थे, मुसलमान ज्यादा हो गए, ये क्या डर क्या है? ये आप किस तरह का डर दिखा रहे हैं देश को? नहीं, ये डर की बात नहीं है मानक जी। पर्यावरण और जनसंख्या 2 ऐसी क्षेत्र हैं जिसका संबंध किसी धर्म संप्रदाय से नहीं होना चाहिए। मैं इस कारण से कह रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। भारत में 1700 लोगों पर एक चिकित्सक है। WHO के अनुसार कम से कम 1000 लोगों पर कम से कम एक चिकित्सक होना चाहिए। 700 लोगों का गैप हमारे पास है। हमारे पास जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो ये तो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हुई ना राकेश जी, नहीं भर सकते। ये तो आबादी की समस्या है। आप जहां हिंदू मुस्लिम क्यों किया जाए फिर? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। ओह,
मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। मैं ही कहा, आप दोनों बयानों को जोड़िए। मोहन भागवत जी ने एक बात कही थी विजयदशमी पर कि 50 साल बाद हमारी स्थिति क्या होगी, हम कितने लोगों को भोजन दे पाएंगे, कितने लोगों को बीपीएल से ऊपर कर पाएंगे। एक हुआ। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, जब जनगणना होती है, जनगणना एक वैज्ञानिक आधार पर होता है, और जनगणना जब धर्म के आधार पर हुआ, उसकी गणना आई, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो आसाम के हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं। आसाम का बारोटा जिले में 59% जनसंख्या थी 2001 में मुसलमानों की, वो बढ़कर 70% हो गई। दारंग जिले में 35% से बढ़कर 64% हो गई। या हिंदू की जनसंख्या 57% से घटकर 35% हो गई। इसी से मालदा है, मुर्शिदाबाद है, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है। इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जो इस प्रकार के अस्वाभाविक परिवर्तन हो रहे हैं, मैं इसको अस्वाभाविक परिवर्तन कर रहा हूं, किसी समुदाय को ब्लेम करने की बात नहीं है। जब अस्वाभाविक परिवर्तन होगा, मान लीजिए हिंदू जनसंख्या ही 100% बढ़ जाती, जैसे अरुणाचल प्रदेश में 1991 से लेकर 2001 तक ईसाई जनसंख्या में 130% की वृद्धि हुई, और 2001 से 2011 तक 106% की वृद्धि हो गई। तो यह अस्वाभाविक वृद्धि। सिक्किम में ईसाई जनसंख्या अस्वाभाविक रूप से बढ़ रही है। ये डर क्यों बनाया जा रहा है राकेश जी? ये डर क्यों पैदा किया जा रहा है कि असम और बिहार में? अजय आलोक, आपसे भी कमेंट चाह रहा हूं मैं उस पर। चलिए अजय आलोक, पहले आप बताइए। आरएसएस ने यह भी साफ कहा है कि असम और बिहार के खास तौर से कुछ जिले ऐसे हैं, उत्तर के और बिहार के, पश्चिम बंगाल का भी उसमें जिक्र है, जहां का डेमोग्राफिक बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ रहा है। इसका मतलब आरोप आपके ऊपर भी है, आपकी सरकार के ऊपर भी है, और बार बार जो ये कहा जाता है। राकेश जी एक सेकंड, अजय आलोक से उदाहरण फिर आ रहा हूं। मैं एक मानक जी, मैं अपना पूरा कर दूं, फिर अजय जी बोलेंगे। अजय जी बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से नहीं बोलना चाहिए। मैं एक बात पूरा कर लूं। देहलवी साहब भी बैठे हुए हैं, सुन लीजिए। देहलवी साहब भी एक, अजय जी मैं थोड़ा पूरा कर लूं, एक सेंटेंस पूरा कर लीजिए। इन जिलों में देहलवी साहब स्वयं जाकर देखें, जो सामान्य मुस्लिम डोमिनेटेड जिले मध्य भारत के, और मुर्शिदाबाद जाएं, मालदा जाएं या किशनगंज जाएं, वहां पर जो सामाजिक सांस्कृतिक चेतना में जो बदलाव आ रहा है, वो अस्वाभाविक बदलाव आ रहा है। जनसंख्या की वृद्धि सिर्फ न्यूट्रल ग्रोथ नहीं होता है, यह क्वालिटेटिव ग्रोथ होता है। इसमें गुणात्मक परिवर्तन आता है। इस गुणात्मक परिवर्तन क्यों आ रहा है? यह स्वाभाविक तौर से जनसंख्या बढ़ रही है, या ये पॉपुलेशन प्रोजेक्ट के तहत बढ़ाया जा रहा है, कन्वर्जन का सहारा लेकर, इन्फिल्ट्रेशन का सहारा लेकर, या कुछ लोग धर्म का हवाला देकर ग्रो मोर चिल्ड्रेन, ग्रो मोर फूड की तरह ग्रो मोर चिल्ड्रेन का नारा दे रहे हैं। इसको रोकना चाहिए। देहलवी साहब जैसे जो बुद्धिजीवी, नए बुद्धिजीवी मुस्लिम समाज में उभरे हैं, इनका बड़ा योगदान होगा। अजय आलोक, देखिए अब ऐसा है, अब बोल लेता हूं। ऐसा है कि बिहार चुनाव की जब शुरुआत हुई ओबीसी प्रधानमंत्री से, जाति से शुरुआत हुई, गौ मांस पे बात पहुंचा, वहां भी बात नहीं बनी। आरक्षण का मुद्दा उठाया गया, उस पे ही बात नहीं बनी। तो धर्म आधारित आरक्षण आ गया, अब उसी पे चल रहा है सारा खेल। बगल में रांची में संघ का भी बैठक हो रही है, उसमें अब मुस्लिम आबादी को एक मुद्दा बनाया गया। मुद्दा क्या, संघ का भी संवित जी बोल रहे थे कि आरएसएस एक सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद राकेश सिन्हा जी ने कहा कि संघ समर्थित सरकार जब तक बनती है, तो मुझे समझ में नहीं आता है सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सरकारें कैसे बनवाती हैं। खैर वो दूसरा विषय, बाद में बात करें। लेकिन जब ये सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या ये भी चिंतन नहीं होना चाहिए कि अगर मुसलमानों की आबादी अगर बढ़ी भी है तो क्यों बढ़ी है? क्या इसका कारण अशिक्षा नहीं है? पिछले 10 वर्षों में इसे बिहार की डेमोग्राफी फाइल उठा के देख लीजिए, मुस्लिम आबादी में 3.8% की गिरावट आई है। क्यों आई है? कभी इस पे संघ नहीं सोचता है ये कि मुस्लिम की गिरावट बिहार में क्यों आई आबादी में? उसका कारण है कि मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। तो अगर संघ सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये देशव्यापी ये क्या काम क्यों नहीं करते हैं कि मुसलमानों में अशिक्षा सबसे ज्यादा है, तो वहां हम शिक्षा कैसे प्रदान कर सके? ये बात नहीं करेंगे, लेकिन एक तनावपूर्ण माहौल बनाने की जरूरत क्या है? इसलिए तो लोगों को मौका मिल जाता है कहने का कि देश का माहौल बिगड़ रहा है, या इस बातों से देश का माहौल तो सुधरेगा नहीं। क्या बताएंगे? जल्दी से चश्मे पहन के मत देखिए, देश टूट जाएगा। आपके चाहने से किसी की आबादी बढ़ना या घटना नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देश की समस्या है। राहुल गांधी बता देंगे, मगर मैं सोनिया जी और राहुल जी ले आते हैं आप जी, हर चीज में सोनिया गांधी और राहुल गांधी अनुमति हो तो मैं दो एकेडमिक पॉइंट रख सकता हूं। नाम की बीमारी जानते होंगे ना संबित जी, आपको वही लगती जा रही है धीरे धीरे। हर बात में आप सोनिया जी राहुल जी, सोनिया जी राहुल जी, अरे निकलिए
उस जंजाल से बाहर। मुस्लिम आबादी की हमारा। एक सेकंड, संबित पात्रा एक कमेंट कर ले, उसके बाद आ रहा हूं जल्दी। अजय जी आपने देखिए मैं दो क्विक कमेंट्स कर अजय जी आपने एक बात कही थी कि नंबर वन, आपको मालूम होना चाहिए कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, मैं सुन नहीं पा रहा। देखिए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में सरकार ने बनाया था, और आप उसका थीम देखिए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का थीम है कि हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को 2045 तक, 2045 तक स्टेबिलाइज करना, और उसके लिए तमाम प्रकार के एकेडमिक डिस्कशंस करना, और उसके लिए पॉलिसी बनाना। ये खुद सरकार का नियम है, पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी में। और मैं धन्यवाद करता हूं कि संघ ने आज इस पर एक एकेडमिक डिस्कशन किया और हमें मौका दिया कि हम इस पे डिस्कशन और डिबेट करें। जब तक हम डेमोग्राफी, जो कि डेमोक्रेसी का एक बहुत अभिन्न अंग है, उस पे डिबेट नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, कैसे होगा? अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज के 3 लाइन पढ़ूंगा, सुनिए। 21 जुलाई 2005 को गोपाल कृष्ण गांधी, जो डिबेट और डेमोक्रेसी में डिबेट बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन संप्रदाय विशेष पे डिबेट मत कीजिए ना। डॉक्यूमेंट सुन लीजिए, ओवरऑल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात कीजिए। एक संप्रदाय विशेष के पॉपुलेशन पे क्यों फोकस कर रहे हैं? मैं नहीं करना चाहता। सवाल ये उठता है, मानक जी आप कृपया करके मुझे बोलने देंगे। मानक जी, पिछड़े लोग हैं, कृपया करके जितने दलित महादलित हैं, उसमें भी मानक जी आप इंटरफेयर करेंगे या आप इसी तरह मूक दर्शक बने रहेंगे? अजय आलोक सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए। हाँ डॉक्टर पात्रा जल्दी से। हाँ, 21 जुलाई 2005 को गोपाल कृष्ण गांधी, जो कि कांग्रेस शासित आसाम के गवर्नर थे, उन्होंने ये लिखा था अब्दुल कलाम जी को, द स्टेट, कोट कर रहा हूं, द स्टेट दैट इज आसाम इज सिटिंग ऑन एन इन्फिल्ट्रेशन टाइम बॉम्ब. Unchecked infiltration was creating a demographic crisis, with the border districts of Murshidabad and Malda witnessing a steep rise in the minority read Muslim population. The BSF officials say that the magnitude of the threat can be gauged from the fact that over 11 lakh Bangladeshi who have entered the state illegally since 1971 have simply disappeared. As far as the illegal migration of Muslim Bangladeshis are concerned, the former Home Secretary, कांग्रेस के समय के होम सेक्रेटरी मिस्टर माधव गोडबोले wrote a report that at least 1.5 करोड़ बांग्लादेश, उस समय डिबेट क्यों नहीं किया? सारे के सारे आरोप उधर है, लेकिन इससे तो इनकार नहीं है ना, जैसे ये कह रहे हैं आरएसएस की तरफ से कहा गया है, जो भारतीय पंथ और संप्रदाय जी, एक सवाल और पूछ लीजिए जरा। 83% हो गए। बांग्लादेश अजय जी माफ करिएगा, समय बड़ी समस्या है, दिल्ली साहब को लास्ट कमेंट दे रहा हूं, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज, हिंदुस्तान की जमीनें बांग्लादेश को दे दी। अजय जी प्लीज, अजय जी, दिल्ली साहब। देखिए ऐसा है मानक, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूं। पहली चीज तो ये कि आसाम और बंगाल में मुसलमान आज से नहीं 1201 से रहते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री ने आसाम के खानापाड़ा की रैली में, पहली रैली में कहा था कि मामा कामाख्या और आजान पीर को सलाम करता हूं, वो उस जमाने से आए हुए हैं। दूसरी चीज, कोई भी विदेशी हो जो भारत की जमीन पे नाजायज तरीके से आएगा, क्या वो गोरखपुर के रास्ते नेपाली हैं या लंका के रास्ते लंकाई हैं या बांग्लादेशी हैं, इस जमीन पे किसी का स्वागत नहीं किया जाएगा, वापस भेजा जाएगा। तीसरी अहम तरीन चीज जो मैं कहना चाहता हूं, देखिए आपको मालूम होना चाहिए TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये यूनाइटेड नेशन ने कहा, और इसमें हैरत अंगेज मतलब है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिन मुल्कों में आबादी घटी, उन टॉप 6 के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान, इवन बांग्लादेश भी शामिल है, जहां लगातार आबादी घटी, क्यों? तालीम के साथ। फिर जो सिन्हा साहब ने एक बहुत वाजिब सवाल उठाया, देखिए आसाम के अंदर प्रॉब्लम खाली हिंदू मुसलमान की नहीं है, आसाम का जो आसामी भाषी मुस्लिम है या जो बंगाली मुस्लिम है, वो भी कहता है कि भाई जो आपने कॉरिडोर दिए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जो अभी कॉरिडोर दिए हैं, वो कह रहे हैं जो कॉरिडोर का ये आधार प्रदान हुआ है, उसमें आहूम ये कहते हैं कि साहब आपने जो ये दे दिया, इससे हमारी शिनाख्त खत्म हो रही है। चर्चा राकेश सिन्हा जी इस बात पे होनी चाहिए, क्या वो धारंग से आए, बांग्लादेश से आए, नेपाल से आए, लंका से आए, एक पॉलिसी बनाइए कि भारत में अब किसी विदेशी को नहीं रखा जाएगा, उसको मुसलमान और बांग्लादेशी गाली मत दीजिए। और आखिरी चीज कहने दीजिए, आखिरी चीज ये, इस देश का सैनिक गर्मी में, ठंड में, कच्छ से लेकर उड़ी तक और जैसलमेर और बाड़मेर की सीमाओं पे खड़े होकर अपनी कुर्बानी और खून और पसीना बहा के देश की रक्षा करता है। जब आप बार बार ये कहते हैं कि लाखों आदमी बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो आप BSF को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को गाली बकते हैं कि तुम नाअहल हो जो हमारे नहीं, मैं इसमें बता दूं आपको सच्चाई क्या है। नहीं डॉक्टर पात्रा, फिर बहस करेंगे, आज बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। मानक जी 50 सेकंड दीजिए। खत्म हो गया डॉक्टर पात्रा, 50 सेकंड दीजिए मुझे। बिल्कुल नहीं है मेरे पास टाइम, फिर बहस करेंगे, क्योंकि ये तो अभी एक मुद्दा है, अभी चलेगा। और जैसा अरुण जेटली कह रहे हैं कि बिहार इलेक्शन तक चलेगा, अगर उनकी बात सही होती है तो अगले 10 दिन और चलना चाहिए, हफ्ता भर बाकी है, अगले संडे रिजल्ट आ जाएगा, फिर बहस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दहलवी साहब, संबित पात्रा, अजय आलोक, राकेश सिन्हा, सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।